स्वागत है आप सभी का पीए जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल 2024 क्या है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वक्फ चर्चा में क्यों है, वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या है, संशोधन की आवश्यकता क्यों है, वक्फ की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रस्तावित संशोधन क्या है और आगे की राह क्या है, और इसके साथ ही साथ हम निष्कर्ष पर बात करेंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को जो है अपना जो भी राजनीतिक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको साइड रख के इस वीडियो को देखिएगा। जो चीजें हैं उन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद जो भी आपकी सही गलत राय बने उस पर आप अपने विचार रखिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि वक्फ चर्चा में क्यों है। दरअसल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था। और ये जो संशोधन है वक्फ एक्ट 1995 का, उसमें संशोधन करने के लिए ये विधेयक जो है प्रस्तावित किया गया है। हालांकि ये जो विधेयक था काफी विरोध के बाद जो है एक कमेटी को विनिर्दिष्ट कर दिया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये जो है तभी से इस पर पक्ष विपक्ष के जो है विचार विमर्श इस पर शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो एक्ट है वो चर्चा में है। वक्फ क्या है इस पर बात करें तो इसको सेक्शन 3 के क्लॉज आर के अंतर्गत वक्फ अधिनियम 1995 में परिभाषित किया गया है। देखिए, वक्फ का अर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी चल अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून के द्वारा धार्मिक, धर्मार्थ या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना। तो वक्फ क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी चल अचल संपत्ति को मुस्लिम विधि के अनुसार यानी कि मुस्लिम धार्मिक कृत्यों के लिए समर्पित कर देता है स्थायी रूप से, तो ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है वक्फ कहलाती है। इसमें दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी शामिल होती हैं, चाहे वो चल हो अचल हो। इसके अलावा 4 प्रकार के वक्फ और बताए गए हैं, जैसे कि यदि कोई प्रॉपर्टी धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन के लिए यूज की जा रही है लंबे समय से, तो वो उपयोग के आधार पर वक्फ प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। सामलात पट्टी, सामलात देह और जुमला मलक्कान या राजस्व बोर्ड के रूप में दर्ज कोई भी प्रॉपर्टी है, यानी कि जहां पे किसी समूह के द्वारा किसी संपत्ति का स्वामित्व किया जा रहा है, तो उस प्रकार की कोई संपत्ति यदि है तो वो भी वक्फ के अंतर्गत शामिल मानी जाएगी। अनुदान, मुस्लिम कानून के अंतर्गत यदि धार्मिक या धर्मार्थ प्रायोजन के लिए कोई प्रॉपर्टी अनुदान में दी जाती है तो वो भी वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और एक प्रकार का वक्फ होता है वक्फ अल अल औलाद। ये एक विशेष प्रकार का वक्फ है। इसमें जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है उसमें ये प्रावधान करता है कि उसके जो बच्चे या उनके उत्तराधिकारी होंगे या उनके वंशज होंगे, उनके लाभ के लिए प्रॉपर्टी वक्फ की जाती है। जब ये उत्तराधिकारी और उनके जो वंशज नहीं रहते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है। वक्फ जो है इस प्रकार से जो है तो एक संपत्ति होती है, एक एसेट होते हैं वक्फ, जो चल अचल संपत्ति जिसमें दोनों शामिल होती है। और जब एक बार कोई संपत्ति वक्फ कर दी जाती है तो उसको फिर से वापस नहीं लिया जा सकता है। एक बार वक्फ हमेशा के लिए वक्फ होता है। ठीक है। और ये जो वक्फ होता है इसका क्या यूज होता है, तो देखिए, वक्फ से जो भी आय आती है वो मुस्लिम समुदाय के शिक्षा, विकास, कल्याण और जो भी उनके धार्मिक उद्देश्य हैं उस पर खर्च की जाती है। और जो व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी वक्फ करता है उसको वाकिफ कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी को जो व्यक्ति अपनी चल अचल संपत्ति को वक्फ करता है वो वाकिफ कहलाता है। और ये जो समर्पण होता है वो हमेशा के लिए होता है, यानी कि एक बार आपने वक्फ कर दिया तो ये संपत्ति आपके पास किसी भी प्रकार से वापस नहीं आ सकती है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड क्या होता है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो होते हैं वो वक्फ संपत्ति के नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए एक वैधानिक निकाय होता है। और वक्फ बोर्ड की जो स्थापना होती है वो वक्फ अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 1 और उपधारा 2 के अंतर्गत की जाती है। देखिए, हर स्टेट में एक वक्फ स्थापित करने का प्रावधान है। वर्तमान में हमारे देश के अंतर्गत टोटल जो है 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से दो जो हैं सिया वक्फ बोर्ड हैं। सिया वक्फ बोर्ड क्या होता है, देखिए, दो प्रकार के मुस्लिम होते हैं, सिया सुन्नी। वैसे दोनों का मिलके एक वक्फ बोर्ड तो होना ही चाहिए मुस्लिम समुदाय के लिए। दो वक्फ बोर्ड हैं जो कि यूपी में है, सिया वक्फ बोर्ड के नाम से है। देखिए, सिया के लिए एक पृथक से वक्फ बोर्ड बनाने की प्रावधान जो है इन्हीं धाराओं के
कि प्रोवाइजो में प्रावधान किया गया है यहाँ पे कि सिया वक्फ की कुल आय या कुल वक्फ 15% से ज्यादा है, 15% से ज्यादा होता है, तब जो है सिया के लिए एक जो है पृथक से वक्फ बोर्ड बनाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13 के एक के प्रोवाइजो में किया गया है। ठीक है, तो वक्फ का जो मेन काम होता है वो एक वैधानिक निकाय होता है, यानी कि वैधानिक यूनिट होती है जो जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है, जो भी वक्फ को मैनेजमेंट देखती हैं, उन सब पे नियंत्रण रखता है। वक्फ कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसकी बात करें तो देखिए, वक्फ बोर्ड है उस पर हमेशा भ्रष्टाचार और मुस्लिम समुदाय की संपत्ति को गलत ढंग से वक्फ मान लेने पर के आरोप जो है वक्फ बोर्ड पर लगते रहे हैं। और साथ ही साथ पिछड़े मुस्लिमों और महिलाओं को लाभ से वंचित रखना, यानी वक्फ बोर्ड के द्वारा जो लाभ दिए जाते हैं, यानी कि वक्फ संपत्ति से जो उनकी आय होती है, वो एक्चुअल में जो पिछड़े मुस्लिम हैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें केवल दो सिया और सुन्नी मुस्लिमों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। बोहरा समुदाय है, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत बोहरा समुदाय है, आगा खां समुदाय है, उनको इससे वंचित रखा गया था। और वक्फ बोर्ड पर ये आरोप लगते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें पारदर्शिता की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक मुस्लिम समुदाय में जो हायर क्लास वर्ग के जो लोग होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं और इससे जो भी आय होती है वो गलत ढंग से उसका यूज करते हैं। राजस्व के संबंध में भी जो है वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते हैं। वक्फ बोर्ड भारत में सर्वाधिक संपत्ति धारण करने वाले संस्थानों में तीसरे नंबर पर आता है। देखिए, सबसे पहले पर आता है हमारा रेलवे, जिसके पास 43 लाख एकड़ जमीन है। उसके बाद हमारी आर्मी आती है जिसके पास 17 लाख एकड़ जमीन है। और जबकि वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत के अंतर्गत करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन जो है उसके पास वक्फ बोर्ड की अपनी खुद की है, जो वक्फ संपत्ति के रूप में है। और इसके एसेट्स की हम बात करें तो देखिए, 3,56,047 इसके पास टोटल जो है वक्फ एसेट हैं। इसके अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी है 8,72,327 एकड़ और मूवेबल प्रॉपर्टी 16,713 मूवेबल प्रॉपर्टी है। और इस प्रकार से ये जो है भारत का तीसरे नंबर का सर्वाधिक संपत्ति धारण करने वाली संस्था है। और और वक्फ बोर्ड जो है विवादों में आता है। लास्ट ईयर 2022 का एक मामला हमने देखा था कि वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु का एक गांव था, तिरुचेंद्रई एक गांव था, उसने पूरे गांव के स्वामित्व, यानी कि गांव की जो पूरी जमीन थी 389 एकड़, यानी कि 389 एकड़ जमीन को अपना बता दिया था, यानी कि वक्फ की संपत्ति मान लिया था। एक ये विवाद हमने देखा था कि पूरे गांव की प्रॉपर्टी को ही अपनी संपत्ति मान लिया था वक्फ बोर्ड ने। देखिए, दूसरे विवाद की हम बात करें तो ये था एमपी वक्फ बोर्ड का मामला था। एमपी वक्फ बोर्ड ने क्या किया था कि 2013 में एक ऑर्डर किया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, तो जिसमें दावा किया गया था कि शाह सुजा का मकबरा और नादिर शाह का मकबरा, बीबी साहिब की मस्जिद और बुरहानपुर किले में स्थित महल जो है वो वक्फ की संपत्ति है। जबकि ये जो स्मारक स्थल हैं, यानी कि पुरातात्विक स्थल हैं, ये प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के अधीन ये एएसआई के अंतर्गत आती हैं, ये सारी इमारतें, जिन पर जो है वक्फ ने अपना दावा बताया था। तब ये जो है एएसआई इस ऑर्डर को चैलेंज करके एमपी हाई कोर्ट में जो है पिटीशन फाइल की थी। तब वक्फ बोर्ड का यहाँ पे ये कहना था कि पहली चीज तो एएसआई जो है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसको हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी। वहां पे हम डिसाइड करते कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। इस तरीके से यहाँ पे जो है बहस हुई थी कि इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अहूबालिया जी। उन्होंने इसमें जो है एमपी वक्फ बोर्ड वालों की बड़ी कड़ी फटकार लगाई थी और उसमें जो प्रॉपर्टी और उनका जो आदेश था उसको खारिज कर दिया था, क्योंकि देखिए, ये जो सारे प्रॉपर्टी हैं पुरातत्विक महत्व के संरक्षण स्थल घोषित किए गए हैं और ये इन पर जो नियंत्रण है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का है। यानी कि हमारा एक एक्ट है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 का अधिनियम है। उस अधिनियम के अंतर्गत इनको 1923 के अंतर्गत 1923 में जो है एएसआई ने अपने अंडर में लिया था, यानी कि इन्हें पुरातत्व महत्व का स्थल घोषित किया गया था। और उसके बाद से ये प्रॉपर्टी जो है एएसआई की हो गई थी। एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत जितनी भी संपत्ति आती है वो भारत सरकार के अधीन होती हैं, यानी कि उन पर स्वामित्व जो होता है वो भारत सरकार का होता है। तो इस प्रकार से ये जो था बड़ा महत्वपूर्ण मामला था, जिसमें हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करके जो था वक्फ बोर्ड के आदेश को जो है कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था।
तो इस तरीके से और वक्फ बोर्ड के और भी चीजें हम देखें कि जो वक्फ बोर्ड को हमेशा विवादित संस्था के रूप में उभर के सामने आता है। इसमें खुद देखिए आपकी 58,000 से ज्यादा केस तो वक्फ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी याचिकाएं जो बैम्स पोर्टल है उस पर लंबित हैं, यानी कि उस पर फाइल की गई हैं। और 12,70 हजार से ज्यादा अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड के सामने केस पेंडिंग हैं। और 18,000 से ज्यादा केस ट्रिब्यूनल के पास, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है। और लगभग 165 केस जो हैं वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है विवादों में हमेशा जो है वक्फ बोर्ड रहता है। और उसकी वजह जो हमने अभी देखी, इसके अलावा आप और अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता है, तो आप राजेंद्र सज्जर जी की जो रिपोर्ट आई थी वो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के भीतर जो पिछड़े लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की जो है सिफारिशें की थी। और भी सारी चीजें की गई थी, एजुकेशनल पर्पस को सुधार करने की, मदरसे के अलावा स्कूल स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई थी। और इस वजह से जो है डाउटफुल इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है सामने आता है, इसलिए इसको विनियमित करना हम सभी के लिए जरूरी भी है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है संशोधन की आवश्यकता जो है महसूस हुई। अब वक्फ की वर्तमान स्थिति क्या है? वक्फ जो है इसके संबंध में भारत में पहला वक्फ अधिनियम बनाया गया था 1923 के अंतर्गत। उसके बाद 1923 के वक्फ अधिनियम को रिपील करके 1954 में अधिनियम बनाया गया जिसका नाम था वक्फ अधिनियम 1995। इसमें 1983 में संशोधन किया गया, बाद में इनको रिपील करके अधिनियम बनाया गया वक्फ अधिनियम 1995। ठीक है। इसके कुछ प्रावधान जो हैं काफी विवादित रहे हैं, जैसे कि सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को ये शक्ति देता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में यदि उसे लगता है कि वो वक्फ संपत्ति है तो उस पर सुनवाई वो खुद ही कर सकता है और खुद ही उसका फैसला कर सकता है। और उसने एक बार जो फैसला कर दिया, यानी कि एक बार जो उसने निर्णय कर लिया, वो अंतिम होता है, उसे आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पावर ये है कि यदि कोई भी ट्रस्ट है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है, या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके संबंध में भी जो है वक्फ बोर्ड इंक्वायरी कर सकता है खुद से। और उसकी इंक्वायरी के बाद जो प्रॉपर्टी है उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। और जब वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो गई तो उसको कहीं भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और इसका सेक्शन 85 भी आप देखिए कि ये कोई भी विधिक कार्रवाई और कोई भी बात जो है संस्थित करने से किसी भी सिविल न्यायालय में, रेवेन्यू न्यायालय में और अन्य अथॉरिटी के सामने संस्थित करने से रोकता है। इसके अलावा और भी कई प्रावधान हैं इसके, जिनमें संशोधन की आवश्यकता जो है, जिनके संशोधन करने की आवश्यकता को जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके कुछ लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा सरकार के समक्ष उनसे निवेदन किया गया था। तो वर्तमान में जो प्रस्तावित संशोधन है, यानी कि जो वक्फ संशोधन बिल आया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, इसमें क्या प्रावधान है इस पर चर्चा अपन करते हैं। देखिए, इसमें पहला जो प्रस्तावित संशोधन है उसमें पहला प्रस्तावित संशोधन ये है कि इसमें जो वक्फ अधिनियम 1955 का था, जिसको बाद में 1995 कर दिया था, उसका नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम करना है। पहला तो क्या है, अधिनियम का नाम चेंज करना है। दूसरा है जो वक्फ होता है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है कि अभी वहां पे कोई भी व्यक्ति लिखा है तो इसमें ये किया गया है कि अब कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम धर्म की साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो वक्फ कर सकता है। और इसके साथ ही साथ उसको उस संपत्ति का स्वामित्व रखना बहुत जरूरी है। यानी कि आपके पास अब 5 साल इस्लाम धर्म की साधना की हो और आप संपत्ति के स्वामी हो, तभी आप अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकते हो। वक्फ अल औलाद जो हमने वक्फ देखा था उसके अंतर्गत महिला उत्तराधिकारियों को भी शामिल किया गया है। यानी कि यदि महिला उत्तराधिकारी भी यदि जीवित हैं तो भी वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ के पास नहीं जाएगी जब तक कि उसकी महिला उत्तराधिकारी है, उसके बाद ही वो वक्फ के पास जाएगी। ठीक है, महिला उत्तराधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। फिर जो उपयोग के आधार पर वक्फ था उसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि यदि कोई भी धर्मार्थ प्रायोजन के लिए, धार्मिक प्रायोजन के लिए कोई प्रॉपर्टी यूज की जाती थी तो उसके आधार पर वो जो है वक्फ संपत्ति हो जाती थी, तो उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। और वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण जो है अब कलेक्टर के द्वारा या जर के द्वारा नाम निर्दिष्ट डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी होगा, वो इसका अब सर्वेक्षण करेगा। और जो केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड हैं उनके अंतर्गत अब मुस्लिम महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा, यानी कि अब 2 मुस्लिम महिलाओं सदस्य किया है
केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव किए गए हैं। गैर मुस्लिमों को वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में शामिल करना एक क्या है, विवादित प्रावधान ये हो सकता है। हालांकि क्योंकि देखिए मुस्लिमों की संस्था है तो उसमें गैर मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर इसके अलावा एक प्रस्ताव किया गया है कि बोहरा और आग खानियों के लिए पृथक औकाफ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यानी कि बोहरा और आग खानी समुदाय जो थे उनके लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना के संबंध में प्रावधान नहीं था, जो वक्फ अधिनियम 1995 का है उसके अंतर्गत। अब इनके लिए एक जो है पृथक से ओखाफ बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और सिया सुन्नी, बोहरा और आग खानी मुस्लिम समुदाय के भीतर अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रावधान करने का प्रस्ताव ये संशोधन विधेयक करता है। साथ ही साथ केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ रजिस्ट्रीकरण की रीति सुव्यवस्थित करने की प्रस्ताव करता है। ये ज्यादातर जो प्रस्तावित संशोधन है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की जो कमेटी बनी थी कांग्रेस के टाइम पे 2005 के अंतर्गत, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी थी उसी रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई गई हैं। यानी ज्यादातर प्रावधान उन्हीं की सिफारिशों से इसमें शामिल किए गए हैं। अगला प्रस्तावित संशोधन ये है कि कोई भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले जो भी संबंधित पक्षकार हैं उनको सूचना दी जाएगी, और उसके बाद राजस्व विधि के अनुसार हर स्टेट की अपनी एक क्या है रेवेन्यू कोड होता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो है नामांतरण की प्रक्रिया करके जो है वक्फ संपत्ति जो है घोषित की जाएगी। और जो सेक्शन 40 था, अभी हमने देखा कि वो विवादित रहता था, जो बोर्ड को ये पावर देता था कि वो यदि उसको कोई भी प्रॉपर्टी पर लगता है कि वो वक्फ संपत्ति है तो उस पर खुद से सुनवाई करके खुद ही उसको डिसाइड कर सकता था। तो इस प्रावधान को हटा दिया गया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कोई भी संस्था हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन की संस्था क्यों ना हो, कोई भी संस्था इतनी निरंकुश नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा दे। कल को पता चला आपके घर पे घर की संपत्ति आपका जो 50 साल से रह रहे हैं और वक्फ बोर्ड का आदेश आया आपके पास कि ये प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड की है, तब आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे प्रावधान को हटा देना एक सही कदम है। अगला जो प्रावधान किया गया है, देखिए वक्फ संपत्ति से जो आय प्राप्त होती है उसका वार्षिक संदाय जो है मुतवल्ली करते हैं किसको, वक्फ बोर्ड को। तो उसमें अंशदान कितना देना होता है, यदि 5,000 रुपए से ज्यादा की आय है उस प्रॉपर्टी की, उस वक्फ संपत्ति की, तो 7% करना होता था, उसको कम करके 5% कर दिया है। यानी कि मुतवल्ली को अब वार्षिक अंशदान के रूप में 5% की दर से जो है भुगतान करना होगा वक्फ बोर्ड को। और मुतवल्ली और उनके क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से जो है वक्फ खाते दाखिल करने का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो वक्फ अधिकरण है उसकी संरचना में भी परिवर्तन किया गया है। पहले ये 3 सदस्यीय अधिकरण हुआ करता था, अब इसमें 2 सदस्य होंगे। लेकिन ये 2 सदस्य जो होंगे वो हाई लेवल के अधिकारी होंगे, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का अधिकारी होगा जो कि उसका चेयरमैन होगा अधिकरण का, और दूसरा जो होगा स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संयुक्त सचिव की रैंक, कम से कम संयुक्त सचिव की रैंक का कोई भी अधिकारी जो है उसका सदस्य होगा। और उसके अलावा जो है पहले लिमिटेशन एक्ट इस पर लागू नहीं होता था, अब लिमिटेशन एक्ट जो है वक्फ अधिनियम पर लागू होगा। तो इस प्रकार से इतने संशोधन जो है प्रस्तावित किए गए हैं। अब आगे क्या, यानी कि आगे क्या होगा, देखिए संसद ने 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है, और उसके पेश करने के बाद जो है संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो है ये एक्ट भेज दिया गया है। देखिए संयुक्त संसदीय समिति की हम बात करें तो संयुक्त संसदीय समिति क्या होती है, ये एक संसद की क्या है तदर्थ समिति होती है जो किसी विशेष विषय या किसी विशेष विधेयक पर गहन जांच करने के लिए बनाई जाती है। और जो समिति इस विधेयक के लिए बनाई गई है उसमें 31 सदस्य होंगे, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। और ये जो समिति है जब संसद का अगला सत्र होगा उसके पहले हफ्ते में जो है अपनी रिपोर्ट देगा। और एक और चीज, यदि आप इन प्रस्तावित संशोधन विधेयक को आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको डिटेल में पढ़ पाओगे कि एक्चुअल में क्या प्रावधान है। जब जेपीसी समिति जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद जो है संसद में फिर से ये विधेयक जो है पेश किया जाएगा। देखिए अंत में हम बात करें तो देखिए आप किसी भी पॉलिटिकल व्यू को अपने दिमाग में रखते हो, आप किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, तो देखिए हमारा देश जो है भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे क्या है विधि का शासन चलता है। और विधि के शासन में विधि सर्वोच्च होती है, और विधि कभी भी ऐसी नहीं हो सकती है जो किसी के अधिकारों को छीनती हो, क्योंकि कोई भी विधि यदि इस प्रकार से है जो दूसरों के अधिकारों को छीनती है तो वो संविधान के अंतर्गत शून्य मानी जाती है। और ऐसी कोई भी संस्था नहीं हो सकती हमारे देश में जो निरंकुशता की ओर बढ़े। कि आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ही पता हो कि हिंदुओं के जो जितने भी बड़े टेम्पल हैं देवस्थानम बोर्ड के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जैसे बात करें हम तिरुपति बालाजी की, तो वो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के द्वारा
उसका मैनेजमेंट देखा जाता है और ये इस बोर्ड का पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है और ये सरकार के अधीन होता है। और तिरुपति बालाजी के रेवेन्यू की बात करें तो 4 से 5,000 करोड़ का रेवेन्यू वहां से मिलता है और ये सरकार के पास सारा रेवेन्यू जाता है। उसके बाद सरकार डिसाइड करती है कि किस प्रकार से उस रेवेन्यू को खर्च करना है। इसी प्रकार से वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसके पास भी यही चीज है। तो वहां पे जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर होते हैं उसका नियंत्रण जो है उस पर होता है, श्राइन बोर्ड पर। तो ये पहली बार हमारे देश में नहीं है कि किसी धार्मिक संस्था का संचालन या इंटरफेयर जो है सरकार कर रही है, क्योंकि ये सारे जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो किसी ना किसी कानून के अधीन ही बनाई गई हैं। तो देश में कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो निरंकुशता की ओर बढ़े और लोगों को अधिकारों को खतरे में डाल दे। संविधान में स्वतः का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, लेकिन इस प्रकार से नहीं है कि दूसरों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर कुछ निर्बंधन है जो संविधान में ही बताए गए हैं। इसलिए लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से परे जाकर राष्ट्र हित में सोचना चाहिए और जो भी आवश्यक कानून है उनको हमेशा प्रायोरिटी पर रख के एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए। और आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज समझ नहीं आई है, आपको कोई भी चीज इसके अंतर्गत समझ नहीं आई तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय रख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।